गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वैद्युत स्थैतिकी चैप्टर का सेकंड वीडियो लेकर के मिल रहे हैं। वैद्युत स्थैतिकी एक यूनिट है। वैद्युत स्थैतिकी एक आपका यूनिट हुआ। इस यूनिट में 2 चैप्टर है, तो अभी हम लोग चैप्टर पर अभी पहुंचे नहीं हैं, तो यूनिट हमारा वैद्युत स्थैतिकी स्टार्ट हो रहा है। वैद्युत स्थैतिकी के सेकंड वीडियो में हम फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि आवेश क्या है, आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। याद होगा आप लोगों को, वैद्युत स्थैतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें आवेश के विरामावस्था में गुणों का अध्ययन किया जाता है। वैद्युत स्थैतिकी फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें आवेश के विरामावस्था में गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, याद होगा आप लोगों को, कि आवेश की उत्पत्ति किस तरह से होती है। तो आवेश की उत्पत्ति के बहुत से कंसेप्ट दिए गए हैं, लेकिन आवेश की उत्पत्ति का जो आधुनिक सिद्धांत है, आवेश की उत्पत्ति का जो मॉडर्न कंसेप्ट है, आधुनिक सिद्धांत है, वो ये है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि नाभिक के बाहर विभिन्न संख्याओं में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के समान होती है, एवं हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के मान में बराबर, जबकि प्रकृति में विपरीत होता है। यानी जितना आवेश इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन का होता है। प्रोटॉन का धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक होता है, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अतः किसी परमाणु में कुल आवेश का मान 0 होता है, अतः परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया कि जब 2 परमाणुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जबकि दूसरा परमाणु उसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जबकि दूसरा परमाणु उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। जो त्याग करता है उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है, जो ग्रहण करता है उसमें ऋण आवेश उत्पन्न होता है। इस तरह से हमने यहीं तक आपको पिछला वीडियो में बताया था कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आवेश किस तरह से पदार्थ पर आता है। इसके बाद अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ाई की या जो भी हमने आपको पिछला वीडियो में बताया था, उस वीडियो पर आधारित हमने बताया था कि कुछ पॉइंट तैयार होंगे। उन सभी पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा। लिख लिए होंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे होंगे तो अभी हम लोग उन्हीं पॉइंट पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट ये है कि मौलिक कण 3 होते हैं। फर्स्ट नोट यदि हम बात करें, मौलिक कण 3 होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। मौलिक कण 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। यदि हम सेकेंड पॉइंट लेके चलते हैं तो याद होगा, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक मौलिक कण है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक मौलिक कण है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक मौलिक कण है। प्रोटॉन धनात्मक मौलिक कण है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक मौलिक कण है, प्रोटॉन धनात्मक मौलिक कण है। चौथा पॉइंट की बात करें, न्यूट्रॉन उदासीन मौलिक कण है। न्यूट्रॉन उदासीन मौलिक कण है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक मौलिक कण है, प्रोटॉन धनात्मक मौलिक कण है, न्यूट्रॉन उदासीन मौलिक कण है। पांचवा पॉइंट हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा पे अबे यहाँ पर हम थोड़ा रोक करके चर्चा करने जा रहे हैं। याद होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ kg।
प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 गुना 10⁻⁻27 kg और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.674 गुना 10⁻⁻27 kg। ये हमने आपको पिछला वीडियो में बताया था। अब इन तीनों पॉइंट को, तीनों डाटा को देखिएगा तो समझ में आना चाहिए। आप लोग सब मैथ के विद्यार्थी और सब लोग उम्मीद करते हैं बेहतर समझ रहे होंगे कि इसमें सबसे छोटा ये है, सबसे छोटा संख्या आपका ये 10 के पावर माइनस में है। माइनस में जितना ज़्यादा होगा वो संख्या उतना ही छोटी होती है। 10 के पावर -2 से 10 के पावर -3 छोटा है। 10 के पावर -2 से 10 के पावर -5 बहुत ज़्यादा छोटा है। 10 के पावर -2 से 10 के पावर -8 बहुत ज़्यादा छोटा है। यानी संख्या पावर में जितना ज़्यादा होगा उतना ही वैल्यू जो है कम होगा, ये आप जानते होंगे। तो 9.1 गुना 10 के पावर -31 है, इसमें -27 में भी -27 है, तो इसका मतलब है कि -31 मतलब इन तीनों में सबसे कम यही है। यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का मौलिक कण है। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का मौलिक कण है। इलेक्ट्रॉन जो है सबसे हल्का मौलिक कण है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक मौलिक कण है, प्रोटॉन धनात्मक मौलिक कण है, न्यूट्रॉन उदासीन मौलिक कण है और इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का मौलिक कण है। छठा पॉइंट देखिएगा, इलेक्ट्रॉन सबसे बड़ा मौलिक कण है, बड़ा मौलिक कण है। अब यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड को नोटिस करना है क्योंकि बहुत से लोग हम जानते हैं मिस्टेक कर जाते हैं, वीडियो को ध्यान से नहीं देखिएगा। तो अब आते हैं 7 नंबर पॉइंट में। इन तीनों में ये तो कंफर्म हो गया कि ये हल्का है, सबसे कम है, लेकिन इन तीनों में ज़्यादा कौन है? तब हम बात करते हैं, अब इन दोनों को तुलना करना पड़ेगा। तो -27 है तो पावर से तो होगा नहीं। अब संख्या से बात करते हैं, पावर से तो फाइनल है कि दोनों बराबर है, तो हम पावर से चेक नहीं कर पाएंगे कौन सा बड़ा है। लेकिन अब संख्या देखेंगे, 1.672 और 1.674, 1.672 और 1.674 में ये वाला बड़ा है। इसका मतलब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बड़ा है, तो तीनों में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अधिक है। तो तीनों में न्यूट्रॉन का, तीनों का मतलब कौन? मौलिक कण। तीनों का मतलब क्या? मौलिक कण। यानी न्यूट्रॉन सबसे भारी मौलिक कण है। न्यूट्रॉन जो है सबसे भारी मौलिक कण है, याद रखिएगा बहादुर। न्यूट्रॉन सबसे भारी होता है, कुछ लोग गलती कर जाते हैं। न्यूट्रॉन सबसे भारी होता है नहीं, न्यूट्रॉन मौलिक कण में सबसे भारी होता है। मौलिक कण 3 है, उस तीनों में न्यूट्रॉन सबसे भारी है। इलेक्ट्रॉन उन तीनों में सबसे हल्का है, याद रखिएगा। न्यूट्रॉन सबसे भारी मौलिक कण है जबकि इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का मौलिक कण है। न्यूट्रॉन सबसे भारी मौलिक कण है जबकि इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का मौलिक कण है। इसके बाद एक पॉइंट हमने जिसकी बात की, इलेक्ट्रॉन बड़ा मौलिक कण है। बड़ा और भारी होने में अंतर है, अलग अलग चीज़ें। बड़ा साइज में होता है, बड़ा का मतलब साइज में बड़ा होना और भारी का मतलब द्रव्यमान में बड़ा होना। यदि बात करें हम लोग, तो जैसे एक बात करें 1 kg रुई, तो 1 kg रुई इतना बड़ा हो जाएगा और 1 kg लोहा इतना छोटा होगा। तो हम कहेंगे कि 1 kg रुई जो है बड़ा है और 1 kg लोहा छोटा है। कुछ लोग कह देते हैं कि 1 kg रुई भारी है कि 1 kg लोहा भारी है। तो भारी पूछा तो बराबर है, लेकिन सवाल सुनिएगा, यदि कोई ये पूछ दिया कि 1 kg रुई बड़ा है कि 1 kg लोहा बड़ा है, तब आप बड़ा जैसे पूछेगा तो आपको कहना पड़ेगा कि 1 kg रुई बड़ा है। सवाल को सुनिएगा, कभी कोई आपसे पूछ दिया कि 1 kg रुई बड़ा है कि 1 kg लोहा बड़ा है, तो रुई बड़ा है। लेकिन 1 kg रुई भारी है कि 1 kg लोहा भारी है, तो नहीं, दोनों 1 kg है, इसलिए बराबर है। शब्द को जरूर नोटिस कीजिएगा, बड़ा होना और भारी होना अलग अलग चीज़ है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन सबसे बड़ा मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक मौलिक कण है। ये जरूर आप लोग नोटिस करेंगे। इसके बाद पॉइंट पर आते हैं। आपने क्या देखा, ये तो जो डाटा लिखवाए थे हम 3 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, उन तीनों डाटा से ही हमने ये 7 पॉइंट निकाल दिया। अब जो पॉइंट, ये तो ज़्यादा पॉइंट पर दिमाग नहीं लगाना था, लेकिन अब जो पॉइंट आपको बताने वाले हैं उसमें थोड़ा बहुत माथापच्ची करना होगा, ध्यान दीजिए। आपने देखा कि
जब दो परमाणुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। चलिए समझते हैं। मान लीजिए इसमें 5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन भी होंगे और 6 न्यूट्रॉन है। इसमें कोई है तो 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है और 9 न्यूट्रॉन है, चाहे 8 ही न्यूट्रॉन है मान लीजिए। यदि हम बात करते हैं तो इस पर शुरू में आवेश 0 होगा, इस पर भी शुरू में आवेश 0 होगा। क्यों होगा? तो इस पर +5 -5 हम बताए थे एग्जाम्पल आप लोग को कि 1.6 × 10⁻⁻19 इसको आप लोग 1 मान करके संख्या को काम चलाइएगा तो +1 -1 हो जाएगा। इस पर हो गया +8, इस पर -8, 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। अब दोनों परमाणुओं को हम आपस में रगड़ दिए, मान लिया कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो प्रोटॉन तो 5 ही रहेगा यानी +5, इलेक्ट्रॉन 6 हो गया अब तो -6, न्यूट्रॉन 0, 6 न्यूट्रॉन इस पर आवेश तो 0। हम इसमें बात करें प्रोटॉन तो 8 ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन अब 7 को हो गया क्योंकि एक इसको दे दिया और न्यूट्रॉन 8 रहा तो +8 -7 और 0 जोड़ेंगे तो +1 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे -1 हो जाएगा। अब आप समझने की कोशिश करिएगा। आपने क्या देखा कि दो परमाणुओं को जब आपस में रगड़ते हैं तो एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, दूसरा परमाणु उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। तो ये त्याग किया एक इलेक्ट्रॉन और उस एक इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लिया। तो अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन कम हो गया। त्याग करने वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और ग्रहण करने वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। चलिए इस पॉइंट को नोटिस करते हैं। 8 नंबर पॉइंट हो गया कि त्याग करने वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन की, सिंपल सी बात है, जब त्याग करेगा तो कमी होती है। त्याग करने वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, त्याग करने वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जबकि ग्रहण करने वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। ये अब आप जरूर नोटिस करेंगे कि त्याग करने वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जबकि ग्रहण करने वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। अब आपने क्या देखा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई मतलब जो त्याग किया उस पर धन आवेश प्लस में, और जो ग्रहण किया जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई ऋण आवेश। यानी ध्यान दीजिएगा, ये तो लिखे चुके हैं कि त्याग वाला में धन आवेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। त्याग कर दिया तो धन आवेशित हुआ। तो त्याग करने वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और त्याग करने वाले पर तो धन आवेश होता है। इसका मतलब हुआ कि धन आवेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। फिर से समझिए, त्याग करने वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और त्याग करने वाले पर तो धन आवेश होता है, मतलब धन आवेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ऋण आवेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ऋण आवेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। धन आवेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ऋण आवेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। त्याग करने वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ग्रहण करने वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। त्याग करने वाले पर धन आवेश, ग्रहण करने वाले पर ऋण आवेश। तो धन आवेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऋण आवेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, अधिकता होती है। अधिकता का मतलब वृद्धि हुआ।
यहाँ पर कुछ लोग मार खा जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, 2-3 बार पूछा है और दोनों तीनों बार लोग धोखा खा जाते हैं, गलती कर जाते हैं। सवाल सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। सवाल है कि धन आवेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? तो धन आवेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऋण आवेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल है कि आवेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की होती है, आवेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की होती है, आवेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की होती है। ऑप्शन दे देगा, कमी होती है। पूछा है 2 बार 3 बार पूछा है। आवेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की होती है, कमी होती है, वृद्धि होती है। कमी या वृद्धि दोनों हो सकती है, इनमें से कोई नहीं। सवाल को सुनिएगा। तो धन आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऋण आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, लेकिन केवल कह रहा है कि आवेशित वस्तुओं में। तो केवल आवेशित पूछा है, केवल आवेशित कि आवेशित वस्तुओं में, तो इलेक्ट्रॉन की कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है, क्योंकि आवेशित लिखा है, धन या ऋण नहीं लिखा। आवेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी भी हो सकती है, वृद्धि हो सकती है, क्योंकि आवेशित का मतलब हुआ कि धन आवेशित या ऋण आवेशित। तो जरूर इस शब्द को नोटिस कीजिएगा, एग्जाम में पूछा है, बहुत से लोग यहाँ पर धोखा खा चुके हैं। धन आवेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऋण आवेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, और आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि दोनों हो सकती है। आवेशित वस्तुओं, यदि हम बात करते हैं, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी लिख दे रहे, अभी शुरुआत है। आवेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि दोनों हो सकती है, कमी या वृद्धि दोनों हो सकती है। यहाँ तक क्लियर है? हम आशा करते हैं आप लोग क्लियर होगा। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग, अगले पॉइंट की ओर। 12 नंबर पॉइंट हो गया। ये आप लोग को कॉपी में हो सकता है नहीं भी मिले, तो लिख दे रहे हैं बोर्ड पर, तो नोट भी करते चलिएगा, नोट भी कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के, वीडियो को पुश करके। ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आपने क्या देखा कि धन आवेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। थोड़ा सा अब यहाँ पर नोटिस जरूर कीजिएगा, धन आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो थोड़ा सा बोर्ड पर समझने की कोशिश कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। एगो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है। तो धन आवेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो धन आवेशित वस्तु में जब इलेक्ट्रॉन कम हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कम हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो इतना द्रव्यमान भी तो कम होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी तो कम होगा। शब्द को जरूर समझिए। मान लीजिए एक घर है, ये वाला घर है, इसमें 5 जेंट्स हैं और 5, जैसे यहाँ बात करते हैं, जब 5 जेंट्स हैं और 5 लेडीज हैं, या और 6 बच्चे हैं। इसमें 8 मान लीजिए जेंट्स हैं, 8 लेडीज हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 8 जेंट्स हैं, 8 लेडीज हैं, लेकिन यहाँ हम जब देखते हैं कि 8 जेंट्स तो हैं लेकिन 7 लेडीज हैं। तो जब लेडीज एक कम हो गई तो लेडीज का वजन भी तो कम हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि इससे इसका वजन जो है कम है। इस घर वाले से, इस झुंड से इस झुंड का वजन कम होगा, क्योंकि इसमें एगो कम है। इसमें जो देख रहे हैं 8 गो जेंट्स है, 8 गो लेडीज है और 8 गो बच्चे हैं। इसमें 8 जेंट्स तो है लेकिन 7 ही लेडीज है और 8 बच्चे हैं, तो कह सकते हैं कि इसमें एक का वजन कम होगा, एक लेडीज का वजन कम होगा। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं बार बार कि देखिएगा कि धन आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन कम होगा तो उसका द्रव्यमान भी कम होगा। यानी हम यही लिखवाने वाले हैं कि धन आवेशित वस्तुओं के द्रव्यमान में कमी होती है। यही हमारा पॉइंट है, हम यही कहना चाह रहे हैं कि धन आवेशित वस्तुओं के द्रव्यमान, धन आवेशित वस्तुओं के द्रव्यमान में कमी होती है। धन आवेशित वस्तुओं के द्रव्यमान में कमी होती है। 14 नंबर पॉइंट अब उसी का उल्टा हो जाएगा। ऋण आवेशित वस्तुओं के द्रव्यमान
में, अब ऋण आवेशित में तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा, द्रव्यमान में अधिकता होती है। धन आवेशित में द्रव्यमान कम हो गया, धन आवेशित वाला हल्का हो गया और ऋण आवेशित वाला भारी हो गया। तो धन आवेशित वाला हल्का हो गया और ऋण आवेशित वाला भारी हो गया। आवेशित वाला क्या हुआ? आवेशित वस्तुओं के द्रव्यमान, आवेशित वस्तुओं के द्रव्यमान में कमी या वृद्धि दोनों हो सकती है। आवेशित वस्तुओं के द्रव्यमान में कमी या वृद्धि दोनों हो सकती है। धन आवेशित वस्तुओं के द्रव्यमान में कमी होती है, ऋण आवेशित वस्तु के द्रव्यमान में अधिकता होती है, और आवेशित वस्तु के द्रव्यमान में कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है। इस तरह से हमारे 15 पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं, सब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सब एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। अब यहाँ हम चर्चा करेंगे, आपने क्या देखा कि जब दो पदार्थों को हम आपस में रगड़ते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो एक त्याग करता है, दूसरा ग्रहण करता है, एक त्याग करता है, दूसरा ग्रहण करता है। तो एक त्याग करता है, दूसरा ग्रहण करता है, और तब त्याग करने वाले पर धन आवेश, ग्रहण करने वाले पर ऋण आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ तो जाके आवेश उत्पन्न हुआ। यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान न होता, लेन देन न होता, तो क्या लगता है आवेश उत्पन्न होता? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं था तो आवेश 0 था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, लेन देन हुआ, तब जाकर आवेश उत्पन्न हुआ। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, लेन देन हुआ, तब जाकर आवेश उत्पन्न हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ही, विनिमय से ही आवेश की उत्पत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ही, विनिमय से ही आवेश की उत्पत्ति होती है। यानी आवेश का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान ही आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होना, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होना, यानी आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन है। यही हम लिखने जा रहे हैं। आवेश की उत्पत्ति का, आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कहिए चाहे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कहिए, इलेक्ट्रॉन होता है। आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण जो है इलेक्ट्रॉन है। ये आपके 16 पॉइंट जो पिछला वीडियो, यानी वीडियो हम लोग 1 देखे थे, इसका वीडियो 1 के आधार पर हमने आपको बताया। ये 16 पॉइंट वीडियो 1 से रिलेटेड है। अब हम यहाँ से चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में हम आपको बता रहे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या चीज़ है। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहला चैप्टर की हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम, जैसा कि पिछला वीडियो में आपको बताए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर पढ़ना है, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और फील्ड क्या है, इस आप जैसा कि चैप्टर के नाम से स्पष्ट है, इस पूरे चैप्टर में हम लोग 2 ही चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक आवेश के बारे में और दूसरा उसके फील्ड के बारे में। एक विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा पूरे इस चैप्टर में फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ लेंगे, ये हमारा चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। तो ये चैप्टर 1 हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक यूनिट है, उस यूनिट में 2 चैप्टर पढ़ना है। तो ये चैप्टर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश क्या है? तो जैसा कि हम बता चुके हैं, विद्युत आवेश मौलिक कणों की वह विशेषता होती है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होता है। मौलिक कणों की वह विशेषता जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, विद्युत आवेश कहलाता है। मौलिक कणों की वह विशेषता जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसके बाद इसका एक और डेफिनेशन कहा जाता है कि किसी पदार्थ में
विद्युत धारा एवं समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहा जाता है। किसी पदार्थ में विद्युत धारा एवं समय के गुणनफल को, किसी पदार्थ में विद्युत धारा एवं समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहा जाता है, यानी Q बराबर I इंटू टी। विद्युत धारा एवं समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहा जाता है, तो Q बराबर I इंटू टी। विद्युत धारा गुना समय, तो Q बराबर I इंटू टी। विद्युत धारा आप जानते होंगे एक मूल राशि है। विद्युत धारा एक मूल राशि है, समय एक मूल राशि है। तो मूल राशि हम पढ़ा चुके हैं, आपको याद होगा, बहुत पहले बार बार वीडियो में बोल रहे हैं, 11th में भी हम कितनी बार बोल चुके हैं कि मूल राशि अदिश राशि होती है। सभी मूल राशि अदिश होती है। तो विद्युत धारा अदिश है, समय भी अदिश है। तो विद्युत धारा अदिश है, समय अदिश है, तो हम कह सकते हैं कि विद्युत आवेश भी एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें भी दिशा नहीं है, इसमें भी दिशा नहीं है, तो विद्युत आवेश में भी दिशा नहीं है। अदिश और अदिश का गुणनफल अदिश होता है। अदिश और सदिश का गुणनफल सदिश होता है। सदिश और सदिश के गुणनफल सदिश भी हो सकता है, अदिश भी हो सकता है। फिर सुनिएगा, यदि हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो अदिश गुना अदिश बराबर अदिश, अदिश गुना सदिश बराबर सदिश, सदिश गुना सदिश, ये आपका अदिश भी हो सकता है, सदिश भी हो सकता है। तब कैसे? तो एक क्रॉस प्रोडक्ट, एक क्रॉस सॉरी एक डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट, यानी एक में कॉस थीटा होता है, एक में साइन थीटा। तो जिसमें कॉस थीटा होगा वो अदिश होगा, जिसमें साइन थीटा होगा उसमें वो सदिश होगा। तो सदिश और सदिश गुणनफल दोनों होता है, सदिश भी होता है और अदिश भी होता है। जिसमें कॉस होगा वो अदिश होगा, जिसमें साइन होगा वो सदिश होगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो विद्युत धारा अदिश है, समय अदिश है, अदिश गुना अदिश, आवेश अदिश राशि हुआ, यानी विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक, किसका एसआई मात्रक? आवेश का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड, यानी विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर सेकंड होता है, जिसे कूलाम कहा जाता है। जिसे कूलाम कहा जाता है। अतः विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, अतः विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। लेकिन यदि कूलाम के अलावे भी कोई पूछ दिया तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर सेकंड होता है, क्योंकि मेन आपका यही है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर सेकंड होता है, जिसे कूलाम कहा जाता है, इसीलिए आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। तथा इसकी बीमा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा का बीमा I भी होता है और A भी होता है। समय का बीमा T, तो कैपिटल T, तो इसका बीमा IT, ध्यान दीजिएगा कैपिटल में है। और सूत्र में जैसे बात करें तो I गुना T, लेकिन T स्मॉल है। कुछ लोग वीडियो देख करके भी गलती करते हैं, तो जरूर ध्यान रखिएगा। IT सूत्र में तो T स्मॉल है, अब बीमा में IT तो दोनों कैपिटल है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बीमा हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। बीमा हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, जैसा कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। तो विद्युत आवेश का बीमा जो है IT हुआ, इसको हम AT भी लिख सकते हैं। IT भी हो सकता है, AT भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी आपका हो सकता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि विद्युत आवेश का मात्रक जो है एम्पियर सेकंड भी होता है और कूलाम भी। एग्जाम में एक बार 2017 या 16 में आया था कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है।
एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो एम्पियर का मतलब क्या हुआ? एम्पियर का मतलब क्या? विद्युत धारा। एम्पियर का मतलब विद्युत धारा, और घंटा आवर, आवर समय, घंटा आवर समय, तो विद्युत धारा गुना समय। अब विद्युत धारा गुना समय क्या होता है? आवेश। इसका मतलब हुआ कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आवेश का। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आवेश का। एक तरीका तो आप ऐसे भी इसको बता सकते थे। दूसरा तरीका यदि हम बात करें कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो एम्पियर इंटू आवर, तो हम एम्पियर गुना 3600 सेकंड भी तो लिख सकते हैं। 3600 को अलग कर लीजिए। एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड क्या होता है? आवेश, कूलाम होता है, यानी आवेश का मात्रक है। तो इस तरह से आपको छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना होगा। कब कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, कैसे पूछ देगा, ये कोई नहीं जानता है। तो विद्युत आवेश क्या है? तो विद्युत आवेश मौलिक कणों की वह विशेषता है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, या किसी पदार्थ में विद्युत धारा एवं समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। Q बराबर I इंटू टी, टी स्मॉल है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। अदिश के बारे में आपको हम समझाया कि अदिश गुना अदिश अदिश, अदिश गुना सदिश सदिश, सदिश गुना सदिश, सदिश भी हो सकता है, अदिश भी हो सकता है। कॉस थीटा हो तो अदिश, साइन थीटा हो तो सदिश, यानी डॉट प्रोडक्ट अदिश, क्रॉस प्रोडक्ट सदिश। इसके बाद तो विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक एम्पियर सेकंड होता है। एम्पियर सेकंड को कूलाम कहते हैं। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, तथा इसकी बीमा जो है IT या AT भी होता है। बीमा जब IT लिखिएगा तो ध्यान रहे कि T हमारा कैपिटल में है। ये अभी तक हमने आपको इतना बताया। अब हम बात करेंगे विद्युत आवेश के कुछ और भी मात्रक हैं। विद्युत आवेश के अन्य मात्रक हैं, कुछ और भी मात्रक हैं। फैराडे, ESU, EMU, फ्रैंकलिन, इस तरह से कुछ और भी मात्रक हैं। तो उन सभी के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को बार बार देखिए, ध्यान से देखिए। जब तक आपका एक वीडियो क्लियर नहीं हो जाता, पूर्णतः क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आप अगले वीडियो को ना देखें। ये बार बार हम बोलते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जब सवाल करते हैं तो सवाल से ही पता चल जाता है कि वो अगला मैंने वीडियो जो है ठीक से देखे ही नहीं है। ये बात हम बार बार बोल चुके हैं, पहले भी बोल चुके हैं। जैसे ही आप सवाल करते हैं उससे पता चल जाता है कि आपने वीडियो को ठीक से नहीं देखा है, क्योंकि वीडियो देखते तो आप सवाल ही नहीं करते, क्योंकि उसका जवाब हम आपको दे चुके हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, बार बार देखिए। इसमें तो आपको फैसिलिटी है कि बार बार आप पीछे कर करके देख सकते हैं, लेकिन क्लास में आप पीछे करके नहीं देख सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपको जितनी बार पीछे करके देखना है, आप उतनी बार पीछे करके देख सकते हैं। तो वीडियो को बार बार देखिए। कहीं जब तक आपको इस वीडियो को क्लियर नहीं करते हैं, आप अगले वीडियो में जाइए मत। सर भले ही चले जाए, आप मत जाइए, क्योंकि आपके पास तो है ऑलरेडी, आप कभी भी देख सकते हैं। डिलीट तो हो नहीं रहा है। आपको जब देखना है, जैसे देखना है तब देखिए। तो खैर, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।